सुप्रभात। आज मैं शालिनी आपके समक्ष 12वीं कक्षा के बाबा साहिब अम्बेडकर जी द्वारा रचित पाठ का दूसरा भाग मेरी कल्पना का आदर्श समाज समझा रही हूँ। मेरी कल्पना का आदर्श समाज, इसमें अम्बेडकर जी आदर्श समाज के विषय में बताते हैं कि आदर्श समाज में स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता होनी चाहिए। क्या यह ठीक नहीं है कि भ्रातृता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिसमें कोई भी वांछित परिवर्तन किया जा सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इनमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव होना चाहिए। इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है? लोगों को गमन आगमन की, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की, संपत्ति का अधिकार, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार एवं सामग्री रखने के अधिकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेखक ने समाज में समता पर बल दिया है। यह अम्बेडकर जी ने दास्ता के विषय में भी बताया है कि दास्ता का अर्थ यह है, दास्ता का अर्थ केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। दास्ता में वह स्थिति भी शामिल होती है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरण के रूप में जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों की अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। इसके बाद अंबेडकर जी ने समता के विषय में बताया है कि समता पर भी किसी को कोई आपत्ति हो सकती है। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय रहा है। समता एक नियामक सिद्धांत है। यह 3 बातों पर निर्भर करता है कि शारीरिक वंश परंपरा, दूसरा सामाजिक उत्तराधिकार, तीसरा मनुष्य के अपने प्रयत्न। इन तीनों दृष्टियों से निसंदेह मनुष्य समान नहीं होते, तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब होगा? वंश परंपरा और सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर भी असमानता नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इससे केवल सुविधा संपन्न लोगों को लाभ मिलेगा। वस्तुतः प्रयास मनुष्य के वश में है, किंतु वंश और सामाजिक प्रतिष्ठा उसके वश में नहीं है। इसलिए एक राजनेता का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है, परंतु उसके पास सबके बारे में, उनकी अलग अलग आवश्यकताओं और क्षमताओं के बारे में जानने का अवसर नहीं होता। अतः उसके लिए यही व्यवहारिक सिद्धांत उपयोगी है कि मानवता को ध्यान में रखते हुए सबको 2 वर्गों और श्रेणियों में विभाजित न किया जाए। इसी के साथ मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।